फर्क देखिए। उधर एक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनूस आते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि हिंदुओं पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, मैं ढाकेश्वरी मंदिर जाऊंगा, मैं उनसे सभी लोगों का अधिकार बराबर है, वो कहते हैं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो 140 बार चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों पर वो जो निशाने से कुछ न कुछ फैलाते हैं। ये बीजेपी की सरकार कोई मौका नहीं छोड़ती। जब पाकिस्तान में या बांग्लादेश पे हिंदुओं पे आक्रमण होता है तो वो तुरंत लग जाती है कि हिंदू खतरे में है। वहां भी खतरे में है जहां अल्पसंख्यक है, और यहाँ भी खतरे में है जहां मुख्य संख्यक है। तो ये उनकी एक पॉलिसी है। उसके सामने ये डिप्लोमेसी वगैरह को देखते नहीं है। उनको कोई वहां के हिंदुओं से हमदर्दी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर हिंदुओं के प्रति हमदर्दी होती, आप दूसरे का रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने देश में पहले ऐसी हालात पैदा करना चाहिए जहां लोग कहें देखो भारत एक रोल मॉडल है, वहां अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित रहते हैं। आजादी के 78 वर्ष, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बधाई। आज लाल किला के प्राचीर से फिर 11वीं बार नरेंद्र मोदी साहब का भाषण, और भाषण में बांग्लादेश का जिक्र भी आया। उन्होंने क्या कहा वो सुनाता हूं, और उसके बाद आजादी के साथ विभाजन भी आई थी, और एक 71 में विभाजन हुई थी जब बांग्लादेश बना था पाकिस्तान तोड़कर। बांग्लादेश के बारे में जो कहा है पहले बता देता हूँ कि बांग्लादेश को लेकर लोगों की चिंता समझता हूँ। हालात जल्दी ही सामान्य होंगे ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं इसके साथ साथ वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता हूँ। भारत हमेशा चाहता है कि पड़ोसी मुल्क शांति के मार्ग पर चले। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हम मानव भलाई के बारे में सोचने वाले लोग हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। अगर भारत में अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार होता है और उस पर कोई यूरोपियन देश या अमेरिका कोई देश जब रिलीजियस इंडेक्स में जब टिप्पणी आती है, तब ये कहते हैं कि हमारा आंतरिक मामला है। क्या बांग्लादेश का मसला भी उनका आंतरिक मसला है? क्या लाल किला से के प्राचीर से बांग्लादेश के बारे में, वहां के अल्पसंख्यक के बारे में टिप्पणी करना राजनयिक रूप से डिप्लोमेटिक तरीके से कितना उचित है? भारत के अल्पसंख्यकों की चिंता नहीं है। तमाम पहलू हैं। आज इसी के माध्यम से बांग्लादेश की जो क्राइसिस है, जो वहां पे जो वायलेंस हुआ है, और जिस तरह से उसको समझने की कोशिश कर बताएं देखिए, सर। ये जो प्रधानमंत्री जी का बयान है, जी इसको ऐसे देखना चाहिए कि यहाँ पूरी एक यंत्रणा लगी हुई है जो बांग्लादेश की परिस्थिति का फायदा लेकर यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाए। ये पोलराइजेशन का उनकी, हाँ जी, पोलराइजेशन का जी, पोलराइजेशन की प्रोसेस करे। और उनको कोई वहाँ के हिंदुओं से हमदर्दी नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अगर हिंदुओं के प्रति हमदर्दी होती, आप दूसरे का रोल मॉडल बनना चाहते हैं, तो आपको अपने देश में पहले ऐसी हालात पैदा करना चाहिए जहाँ लोग कहें देखो भारत एक रोल मॉडल है, वहाँ अल्पसंख्यक कितने सुरक्षित रहते हैं। और मेरी तो ये भी समझ है, किसी देश के लोकतंत्र की मजबूती का ये इंडेक्स है कि वहाँ के लोग, वहाँ अल्पसंख्यक कितने सुरक्षा से रहते हैं। अब ये बात बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश में छोटी मोटी हिंसा हिंदुओं के खिलाफ हुई, पर जितनी हिंसा हुई उसमें वहाँ के कई स्थानीय लोगों का इंटरव्यू प्रिंट में आया है, दूसरी जगहों पर आया है। वो क्या कर रहे हैं कि वो चुनिंदा घटनाएं जो हिंदुओं के खिलाफ हो रही है उसको बता रहे हैं, और जो बाकी हिंसा हुई है अवामी लीग के फॉलोअर्स के खिलाफ, दूसरे लोगों के खिलाफ, उसके बारे में पूरा चुप है। क्योंकि अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, मुख्य तौर से वो परिणाम इसका है कि शेख हसीना ने 10 साल, पिछले 15 साल से वहाँ एक तानाशाही का माहौल खड़ा किया था। और ये तानाशाही के माहौल में उन्होंने जो वहाँ रिजर्वेशन सिस्टम था, स्वतंत्रता आंदोलन वहाँ जो 1971 वाला था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, जिन लोगों ने भी भाग लिया था उनके बच्चों को 30% आरक्षण का प्रावधान था। जी अब बांग्लादेश को भी आज़ाद हुए आज 50 साल हो गए। ये प्रावधान कब तक रखना चाहिए? बाकी लोगों को भी सुविधाएं चाहिए। उसके खिलाफ ये आंदोलन खड़ा हुआ,
और इस आंदोलन ने पूरे फिर बाकी मुद्दों को भी ले लिया जो शेख हसीना की तानाशाही के कारण बांग्लादेश में थी। तो ये एक बात हो गई। अब दूसरा ऐसा है कि इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने फायदा लेकर हिंदुओं के खिलाफ थोड़ी हिंसा हुई, और वहां मैं दो तीन बातें आपको बताता हूँ कि वहां के जो वीडियोस थे उनको कितना बदल कर यहाँ बतलाया गया। एक चित्तगांव में जी जी जी। एक अवामी लीग का ऑफिस था, उसको विद्रोहियों इन लोगों ने जलाया, और उसके बाजू में एक हिंदू मंदिर था। तो यहाँ क्या प्रोपेगेंडा किया गया कि देखो हिंदू मंदिर में आग लगी है। दूसरा, एक और वहाँ के बांग्लादेश के कॉलेज की कुछ लड़कियां नाटक कर रही थी, तो एक लड़की सड़क पे गिर के अपना वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कुछ औरतों के खिलाफ हिंसा के बारे में। उसके बारे कह रहे हैं कि देखो कैसे हिंदू लड़कियों को ऊपर अत्याचार हुआ। तो ये सब चीजों का लुब्बुलुआब ये है कि यहाँ की सांप्रदायिक राजनीति जो पिछले 10 साल में पहले से और ज्यादा मजबूत हो गई है, वो हर एक मुद्दे का फायदा लेकर यहाँ पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण बढ़ाना चाहती है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहती है, और ये बताना चाहती है कि देखो मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, वो कितने क्रूर हैं, कितने हिंसक हैं, हिंदुओं को कितना मार रहे हैं। जबकि रतनलाल ये देखिए, वहाँ जो माइनॉरिटीज का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, ये क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इन लोगों ने एक बड़ा मोर्चा निकाला। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर उनके खिलाफ ऐसा माहौल होता तो क्या वो एक मोर्चा निकाल सकते? क्या इस प्रकार का डेमोक्रेटिक स्पेस, लोकतांत्रिक जगह का वो इस्तेमाल कर सकते? एक। दूसरा, दूसरी खास बात यह है कि बांग्लादेश ने जिनको अपना अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया है, यूनुस, यूनुस। प्रोफेसर यूनुस, नोबेल प्राइज विजेता है। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आते से ही शुरू कहा कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम सब बराबर हैं। जी नहीं तो बराबर है। रिजाइन कर दे। हमारे नहीं तो प्रधानमंत्री से उनको तुलना कीजिए, वो कह रहे हैं कि हम सब बराबर हैं और किसी को धर्म के आधार पे नहीं करना चाहिए। यही नहीं, दूसरे दिन वो वहाँ के सबसे बड़े मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर गए, और ढाका का नाम ढाकेश्वरी मंदिर से है, और ढाकेश्वरी मंदिर अभी भी बहुत फेमस है। तो वहां गए, वहां वो हिंदू नेताओं से मिले, उनसे बातचीत की, उनको रीअश्योर किया कि आपके खिलाफ धर्म के आधार पर किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं होगी। जबकि यहाँ आप देखिए, आईटी सेल है, एक एक चीज को ब्लो अप करके कि देखो इतने हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं का मंदिर जलाया गया। हिंदुओं के किसी मंदिर पे कोई आक्रमण नहीं हुआ है। वहाँ ये है, 500 छुटपुट घटनाएं हुई है, 500 छुटपुट घटनाएं हुई है, उसमें 2 हिंदू मारे भी गए हैं। ये हमको स्वीकार करना चाहिए। और पर ये 2 हिंदुओं के मारे जाने के साथ ही साथ सरकार जिस प्रकार का रवैया ले रही है, मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो रवैया ले रहे हैं, उससे तो जो हिंसा करने वाले हैं उन पर एक ब्रेक लगेगा, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, हिंदू है, उनको एक आत्मविश्वास आएगा कि भाई ये एक ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं जहाँ का प्रधानमंत्री हमारी बात इतने खुले स्पष्ट तरीके से हमारी सुरक्षा की बात कर रहा है। तो ये जो आज प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की बात की, एक तो डिप्लोमेटिक लेवल है, और ये बीजेपी की सरकार कोई मौका नहीं छोड़ती। जब पाकिस्तान में या बांग्लादेश पे हिंदुओं पे आक्रमण होता है तो वो तुरंत लग जाती है कि हिंदू खतरे में है, वहां भी खतरे में है जहां अल्पसंख्यक है, और यहाँ भी खतरे में है जहां मुख्य संख्यक है। तो ये उनकी एक पॉलिसी है। उसके सामने ये डिप्लोमेसी वगैरह को देखते नहीं है कि उनका अंदरूनी मामला है, इस बात को चुपचाप उसकी सरकार से बात करो। ये बात सही है कि ये सरकार, जिसको डिप्लोमेटिक बैक चैनल कहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ रियली हिंदुओं पे हमला हो रहा है तो उसको इस प्रकार से बोलने के बदले डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल कीजिए, और हम्म। उनको ये ठीक नहीं है। आप इसको जब बांग्लादेश में पब्लिकली भारत के बोलते, 4 कॉन्सुलेट हैं। जी, तो फिर, और वहां तो मैं, एक बहुत मजे की बात मैंने सुनी, वहां एक बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे जी। एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला क्या है? हम्म। जो इधर के बंगाली हैं और उधर के बंगाली उनके रिश्तेदार हैं, उधर के बंगाली और उनके इधर के रिश्तेदार उस दिन आकर वो दिन भर एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, और ये सब करते हैं। मुझे तो ये बहुत सुंदर कल्पना लगी। उसी मेले का चित्र लगा के उन्होंने देखा
कि ये बांग्लादेश के हिंदुओं को भगाया जा रहा है। अब एक सीमा होती है झूठ बोलने की, नफरत फैलाने की। पर ये प्रधानमंत्री जी, अभी प्रधानमंत्री की बात आपने की तो अभी बताओ, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने कहा है कि 2024 के चुनाव में मोदी ने 140 बार से ऊपर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया। तो फर्क देखिए, उधर एक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खुद। यूनुस आते हैं, मोहम्मद यूनुस आते हैं, पहले दिन से कहते हैं कि हिंदुओं पे कोई अटैक नहीं होना चाहिए, मैं ढाकेश्वरी मंदिर जाऊंगा, मैं उनसे सभी लोगों का अधिकार बराबर है, वो कहते हैं। और यहाँ हमारे प्रधानमंत्री हैं जो 140 बार चुनाव के दौरान अल्पसंख्यकों पर वो जो निशाने से कुछ न कुछ फैलाते हैं। जी सर, सीएए का बहुत ही ढोल बजा था, तो इतना मोहब्बत है तो कोई एप्लीकेशन वो उधर से आया है कि हमको भारत की नागरिकता दे दीजिए? देखिए, सीएए का तो एक ये फ्रॉड है। फ्रॉड मैं बताता हूँ क्यों है। नंबर एक, इनका दावा था कि करोड़ों बांग्लादेशी आसाम में घुस आए हैं, करोड़ों। फिर आसाम में एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई कि अपने सिटीजन्स के पेपर दिखाओ, बाप दादा का दिखाओ, ये दिखाओ, प्रॉपर्टी पेपर्स दिखाओ, सब दिखाए। तो केवल 20 लाख लोगों के पास पेपर्स नहीं थे। अच्छा, और 20 लाख में भी मजा देखिए, 20 लाख में 13 लाख हिंदू थे और 8 लाख मुसलमान थे। तो जितना जो हुआ है कि बांग्लादेश से मुसलमान घुसपैठी आ रहे हैं, वो हमारे समाज का समीकरण बदल देंगे, जब वास्तविक सच्चाई आई, करोड़ों का खर्चा करके ये काम हुआ। सरकार का तो खर्चा हुआ, और जो लोग थे, मैंने यहाँ तक सुना है, एक परिवार बंबई में था, वो परिवार बंबई से आसाम तक रोड से गया, कहीं हमारी डेट मिस ना हो जाए और हमारी नागरिकता वहां रजिस्टर ना हो। तो लोगों को इतनी तकलीफ देकर उन्होंने वो वहाँ एनआरसी किया, और एनआरसी में जो खोदा पहाड़ निकला चूहा, कहाँ करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमानों की बात थी, और कहाँ 8-9 लाख मुसलमान मिले जो जिनके पास पेपर्स नहीं थे। और रतनलाल, ये देखिए, जिस देश में गरीबी इतनी है, जिस देश में गरीबी इतनी है, भुखमरी है, और पेपर्स का कौन ख्याल रखेगा। एक गरीब गरीब परिवार की कल्पना कीजिए, जो 2 टाइम मुश्किल से अपना खाना जुटाता है, वो कहाँ से पेपर्स की फाइल रखेगा और कहाँ से उसको ये करेगा। ये तो आप और मैं समझ सकते हैं कि जी अब कहाँ से कहाँ पेपर होते हैं। कई उस समय तो कई बार जो पुराने हैं, उस समय तो गांव के लोग पेपर्स का रिकॉर्ड भी नहीं रखते थे, लोगों का बर्थ सर्टिफिकेट तक नहीं होता था। तो ये सब चीजों के बावजूद इस प्रकार की क्रूरता को करना, सीएए को देश पे लागू करना, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत सर, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जब विभाजन हुआ, चाहे बांग्लादेश का हो चाहे पाकिस्तान का हो, तो वहां जो हिंदू और अदर माइनॉरिटीज जो वहां रहे, वो तो अपने चॉइस से रहे, है। जी, और अपने चॉइस से ही रहे ना। चाहे भारत में जो बिल्कुल मुसलमान रहे अपने चॉइस से रहे, जबरदस्ती सही। तो रहे नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक पाकिस्तान है, और पहले हम लोग सुनते थे, बहुत हल्ला मचाया जाता था कि धर्म के नाम पे डिवीजन हो गया, तो सारे मुसलमान उधर और सारे हिंदू इधर। तो जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं, वो तो बाद में लोगों को पता लगा कि भाई वहां तो चीफ जस्टिस भी हो गए हिंदू, पाकिस्तान में, भगवान दास। हम्म। तो इसको कैसे देखा जाए, इस तरह का जो पॉलिटिक्स रिलीजन के नाम पर होता है, और सीए को लेके जो मैंने पहले सवाल आपसे किया था कि कोई जबरदस्ती तो वहां रह नहीं रहे ना, अपने से रह रहे हैं। करेक्ट। और सोशल मीडिया नहीं, के जमाने में इंफॉर्मेशन भी आ रही है यहाँ पर। क्या भारत में इतना बड़ा देश, लोकशाही, कुछ इस तरह का कुछ दिख रहा है यहाँ क्या? देखिए, मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाता हूँ। कहानी जी मतलब सच्ची घटना है। जी। मेरे जो गुरु, दोस्त, मेंटर डॉक्टर असगरुल इंजीनियर थे, वो एक बार कराची गए थे, अच्छा। और उनकी आदत है सवेरे सड़क पे घूमने निकलने की। सड़क पे घूमने निकले तो वहाँ एक बंदा झाड़ू लगा रहा था। तो इन्होंने जाके उसको सलाम किया, नमस्ते किया। बोले, क्या नाम है आपका? इन्होंने पूछा। तो वो कहते, मेरा नाम रामचरण है। अरे बोले, असगर अली, बोले आप तो हिंदू हो, आप इंडिया क्यों नहीं चले गए? तो वो रामचरण जवाब देता है, सर, इंडिया जाके क्या करते हैं?
यहाँ भी झाड़ू लगाना है, वहां भी झाड़ू लगाना है, तो कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता, ये भी एक बड़ी सवाल होती है ना। कोई जो बाबा उन्नत साहब ने लोग, नेहरू को पत्र भी लिखा था। बाबा साहब ने नेहरू को पत्र भी लिखा था और महार रेजिमेंट के लोग गए थे वहां से शेड्यूल कास्ट को लाने के लिए भी। जी जी। तो ये अभी जो ये सवाल है, अब बांग्लादेश को बने भी 50 साल हो गए, अभी जी 8% हिंदुओं की जनसंख्या है वहाँ, तो वो अपनी चॉइस से रहते हैं, इसमें कोई सवाल ही नहीं है। जैसे वहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम में एक हिंदू है, अभी ये भी उन्होंने खबर फैलाई कि वो हिंदू का घर जला दिया गया। एक्चुअली वो हिंदू का घर नहीं जलाया था, वो एक मुसलमान क्रिकेटर था जो अवामी लीग का एमपी था, उसका घर जलाया था। तो अब वो क्रिकेटर वहां रह रहा है, कई लोग बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो ऐसे छोड़ के कैसे कहीं चले जाएं? और उनको भी एक कंफर्ट लेवल होगा तभी तो वहां रहते होंगे ना। अब 50 साल से कोई वहां रह रहा है, यानी जी उसको इतनी समस्या होती तो कुछ ना कुछ कोशिश करता। तो जी ये वही सवाल है जिसमें एक मौके का फायदा उठा के एक और नफरत फैलाने की कोशिश, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश भारत में करना, जिसके लिए बहुत सारे ट्रोल्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, और ये सब अपना काम कर रहे हैं। तो इस्लामोफोबिया जो है जो फैलाया जाता है वो बेसिकली वो पॉलिटिक्स है। जी। देखिए, इस्लामोफोबिया तो आज अब दुर्भाग्यवश दुनिया का नफरत का सबसे बड़ा औजार है, और खास तौर से 9/11 2001 के बाद, जब वो वर्ल्ड हम्म ट्रेड सेंटर घटना हुई, उसके बाद से अमेरिकन मीडिया ने इस्लामोफोबिया शब्द चालू किया, और फिर वो दुनिया के अलग अलग शब्दों में अलग अलग देशों में फैला। और भारत में तो पहले इसकी जमीन पहले ही बन रही थी। भारत हम्म में आरएसएस 100 साल से काम कर रहा है, उसका एक मुख्य काम तो इस्लामोफोबिया था एक तरफ, और हम्म मनुस्मृति का गुणगान दूसरी तरफ। आरएसएस को मैं संक्षेप में ये समझता हूँ, इस्लामोफोबिया प्लस प्लस मनुस्मृति, प्रेजिंग मनुस्मृति, ये आरएसएस को समराइज किया जा सकता है। तो पहले भी ये करते थे, तो उस पे ये जो ऊपर आ गया दुनिया का इस्लामोफोबिया, वो उसमें ऐड ऑन हो गया, और यहाँ की समस्या 1990 के बाद और बिगड़ती गई। चलते चलते सर एक सवाल और। मैंने एक अंश प्रधानमंत्री के भाषण के सुना है। आपने भाषण सुना होगा, बहुत लंबा भाषण था, बहुत ही लच्छेदार शब्दों का प्रयोग हो रहा था, बहुत भावनात्मक अपील थी। ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन को आज? कौन सा शब्द? बहुत ही लच्छेदार जो है ना, गोलमोल, बहुत ही ऑर्नामेंटेशन लैंग्वेज का था, है ना, और इमोशनल अपील ज्यादा उसमें दिख रहा था। 2047 का सपना दिखाया है, अभी अच्छे दिन आए नहीं रास्ते में। जी और देखिए, ये जो लच्छेदार सपने दिखाते हैं, वो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार बनी रही तो वो सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। देखिए, विकास के लिए मुख्य बात यह है कि समाज के सभी तबके राष्ट्र निर्माण के लिए लगे रहें। और जब हम्म से ये सरकार आई, जो अमीर हैं उनके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, और जो गरीब है वो पहले से गरीब होते जा रहे हैं। कुछ कारपोरेट हैं जो सब मलाई खा रहे हैं, कुछ बड़े कारपोरेट हैं पैसा लेके भाग गए, और कुछ करीब लाखों करोड़ों का कर्जा कुछ पे माफ कर दिया गया। जो मध्यम वर्ग के छोटे एंटरप्राइजेस थे, स्मॉल एंटरप्राइजेस थे, वो तो हम्म नोटबंदी के बाद से संकट में आ गए। बेकारी अपने चरम पे है, गरीबी का बढ़ना अपने चरम पे है, तो देश का विकास कैसे होगा? हम्म 2047 के सपने दिखाएं या और 100 साल के दिखाएं, जब तक ये नीति नहीं बदलती कि हमको जो नीति बनाना है, जो पॉलिसी बनाना है, वो लाइन के आखिरी व्यक्ति के लिए बनाना है। अभी क्या हो रहा है, लाइन का जो पहला व्यक्ति खड़ा है, उसी के गले में हाथ डाल के खड़े हैं ये, तो देश का विकास कैसे होगा? हम्म और उसकी सुरक्षा करने के लिए, बड़े कॉरपोरेट की सुरक्षा करने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। जी जी जैसे एक सरल उदाहरण बताऊं, मणिपुर 14 महीने से चल रहा है, वहां जाने के लिए साहब को टाइम नहीं है, और जिस शादी में 5,000 करोड़ खर्चा होता है, वहां बराबर जाके आशीर्वाद दे के आते हैं। तो ये देश में विकास की कौन सी संभावना है? मुझे नहीं दिखती। चलिए शुक्रिया सर, और बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव ज्ञान के लिए। और दोस्तों, अपनी यानी साहब हैं, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। जल्दी मिलूंगा, कुछ काम में मैं भी व्यस्त हूँ और जरा उससे निपट लूँ, तो लगातार शो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया, देखते रहिए धन्यवाद। अम्बेडकर। थैंक यू सर। धन्यवाद।